बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। तो बेटा लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, और मार्क कर लें कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आपका 70% जो पेपर है वो तकरीबन एक्सरसाइज बेस्ड होना है। तो ये सवाल आपके पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स जो हैं इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 3.1 है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। कहता है कि भाई जो आपके पास न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन है उसमें सेकंड लॉ आप पढ़ते थे लीनियर मोशन में, F इज़ इक्वल टू m में। कहता है इसको आप रोटेशन के केस में बताएं। भाई देखें बेटा, लीनियर मोशन के केस में जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो फोर्स लगती थी, जबकि रोटेशन के केस में फोर्स की एनालॉगी टॉर्क लगती है। लीनियर मोशन में हम मैस इस्तेमाल करते थे, रोटेशनल मोशन में बेटा हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज़ इक्वल टू mr² को यूज़ करते हैं। इसी तरह बेटा जब लीनियर मोशन का केस होता था तो ए एक्सेलरेशन होती थी, बट रोटेशन में हमने देखा कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है जो कि अल्फा होती है। तो लीनियर मोशन में था F इज़ इक्वल टू m में, और एंगुलर मोशन में हमारे पास बन गया टॉर्क इज़ इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। जो आपका फोर्स थी वो टॉर्क से रिप्लेस हो गई, मैस I मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो गया, और A जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो गया। तो इसी को बेटा आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे कि टॉर्क इज़ इक्वल टू I अल्फ़ा क्या है। देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रोटेशन, इसे हम कहते हैं द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। अगर बेटा हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, उस पर लगने वाला टॉर्क इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो I और अल्फ़ा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लीनियर मोशन में F इज़ इक्वल टू m में, और एंगुलर मोशन में टॉर्क इज़ इक्वल टू I अल्फ़ा। अल्टरनेटिवली बेटा एक और डेफिनेशन हमारे पास है जो कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम पढ़ी थी लीनियर मोशन में, F इज़ इक्वल टू dp ओवर dt, टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बेटा आपने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में। अब इसी की एनालॉगी है रोटेशनल के केस में, फोर्स अगेन रिप्लेस हो जाएगी टॉर्क से, और मोमेंटम बेटा रिप्लेस हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम पर जो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रही है वो बराबर होगी टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू dl ओवर dt, ये जर्नल फॉर्म है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन की। ओके हो गई बात? तो ऐसे ही आपने पेपर में लिखना है। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन 3.2 है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर वाइल डाइविंग इन द पूल। भाई आपने देखा है कि जो डाइवर होता है ये कलाबाजियाँ खाता है जब ये आपके पास पूल में डाइव करता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देखा है कि अपने आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच कर लेता है, कभी क्लोज तक पोजीशन में ले आता है। तो ऐसा क्यों करता है? एक्चुअली बेटा ये एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स, ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा कलाबाजियाँ हैं वो लगाने के लिए और अपनी बॉडी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए समंदर से या जो आपकी पानी की सरफेस है उससे दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो अपनी बॉडी के क्लोज तक पोजीशन में रखता है, जिस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, L इज़ इक्वल टू I ओमेगा से। और जब समंदर के करीब आता है या वाटर सरफेस के करीब आता है, यानी जो ही जब वो पानी में एंटर होने जाता है तो अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच कर लेता है, हाथ खोल लिए, बाजू जो है वो बिल्कुल अपने सीधे कर लिए, टांगे भी बिल्कुल सीधी कर ली। होता यह है कि रेडियस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है और वो स्टेबल गिरता है फिर, ठीक है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजिशन टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। एक्सप्लेनेशन है जी हमारे पास, आफ्टर जंपिंग, जंप करने के बाद ही पुल्स इन हिज आर्म्स एंड लेग्स विच रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई वो क्लोज तक पोजीशन में आ जाता है, हाथ भी अपने स्क्वीज कर लेता है, लेग्स भी।
रेडियस कम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया बेटा आई और ओमेगा का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर, अब जब वो वाटर में एंटर होने लगा, यानी कि पूल वाटर सरफेस के नियर है, ही स्ट्रेचेस आउट हिज आर्म्स एंड लेग्स, तो अब अपने हाथ और अपनी टांगें सीधी कर लेता है। तो होता ये है कि आर बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ता है, तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। दिस इंक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्लो डाउन हिज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। सो ही एंटर द वाटर स्मूथली, तो वो स्मूथली डाइव करता है। तो कैसे हमें पता चला, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जी हमारे पास ये, ठीक है। और आई ओमेगा कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि आई का इन्वर्स रिलेशन है बेटा ओमेगा के साथ, आई ज़्यादा ओमेगा कम, आई कम ओमेगा ज़्यादा। क्लियर हो गई जी बात। फिर बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.3 है जी, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क। कहता है कि भाई हम मक्खन कैसे बनाते हैं दूध से। तो बेटा इसके पीछे मैकेनिज्म है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ मशीन। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्रीम एंड लिक्विड। अब क्रीम बेटा लाइटर पार्टिकल है, लिक्विड हैवियर पार्टिकल है। इन अ मशीन द हैवियर पार्ट्स मूव आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब मशीन में बेटा हम इसे रोटेट करते हैं ना मिल्क को, तो होता ये है कि जो आपके हैवियर पार्ट्स हैं उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगती। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो लाइटर पार्टिकल तो सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो हैवियर पार्टिकल हैं वो आउटवर्ड चले जाते हैं। लाइटर फैट पार्टिकल स्टे इन द सेंटर, आ गया ना कि जो लाइटर फैट पार्टिकल हैं वो सेंटर में रहते हैं एंड स्टिक टुगेदर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो वो लाइटर पार्टिकल को सेंटर की तरफ ले आती है, ठीक है। दीज फैट्स पार्टिकल्स फ्रॉम बटर सेपरेटिंग फ्रॉम बटर मिल्क, ठीक है जी। तो यही जो फैट पार्टिकल्स हैं जी यही बटर बनाते हैं, जिन्हें हम बटर मिल्क से अलग सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ रोटेटिंग डिवाइस। ओके, फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 3.4, मैस इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, व्हाट इज़ द एनालॉगस इन रोटेशनल मोशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। कहता है कि भाई लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्वांटिटी ऑफ मैटर मैस पढ़ते हैं। कहता है इसका जो एनालॉगी है हमारे पास रोटेशनल मोशन में वो क्या है। भाई एनालॉगी जो रोटेशनल मोशन में है वो रोटेशनल मोशन में उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से, ठीक है। तो आप लिखेंगे इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन, या आप ये भी लिख सकते हैं मैस इन द रोटेशनल मोशन। मैस एंड रोटेशनल मोशन ही एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन रोटेशनल मोशन द एनालॉगी ऑफ मैस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से लिखते हैं। रिजिड बॉडी के लिए इसका फार्मूला है I इज इक्वल टू समेशन I1 to n MI/RI स्क्वायर, क्योंकि रिजिड बॉडी में अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और नॉन यूनिफॉर्मली मैस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर मैस का डिफरेंट फासला है, तो हम फिर समेशन सबको ऐड कर लेते हैं, समेशन लगाकर समेशन I1 to n MI/RI स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रजिस्ट चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या मेजर करता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना चेंज रजिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है रोटेशनल मोशन में, जस्ट लाइक मैस मेजर रेजिस्टेंस टू चेंज इन लीनियर मोशन, ठीक है जी। तो जैसे मैस जो है वो लीनियर मोशन में जो चेंज आ रही होती है उसे रजिस्ट करता है, तो यही काम जो है वो एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक हो गया। फिर यूनिट ऑफ आई इज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूनिट है जी, फार्मूला भी हमने देखा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो मैस केजी में, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर। इट डायमेंशन इस, डायमेंशन क्या होगी जी, केजी की जगह कैपिटल एम इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और मीटर का लेंथ तो एल स्क्वायर और टी जीरो, तो आप लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी जीरो या एम एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 3.5, वाई is it harder for a car to take turn at higher speed than at lower speed। कहता है कि कार जब टर्न करती है, ठीक है जी, तो ये मुश्किल कब क्यों होता है कि जब गाड़ी तेज़ रफ्तार से घूम रही हो किसी एक कर्व सर्कुलर पाथ पर, तो उसका टर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लोअर स्पीड। भाई इसकी सिंपल रीज़न है, बिकॉज इट में लूज़ ग्रिप एंड स्किड
और टर्न ओवर, कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न करने की कोशिश करेगी तो या तो वो टेंजेंटली टकरा जाएगी सामने बिल्डिंग से या जो भी चीज़ है उसके सामने, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ नहीं रहेगी, उसकी ग्रिप लूज़ हो जाएगी, या वो स्किड कर जाएगी, स्लिप हो जाएगी, ठीक है, या वो टर्न ओवर या टोपल हो जाएगी, उलट पुलट जाएगी, ठीक है। अब रीज़न इसकी ये है, रीज़न आपने तवज्जो से सुननी है, व्हेन कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम, बेटा जब गाड़ी जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस पर सेंटर सीकिंग फोर्स लगती है जिसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है, जो कि होती है Fc=mv²/r, ठीक है। और अगर मैं एंगुलर मोशन की बात करूं तो v=r पुट कर देंगे तो बन जाएगा mr², वो लिख लें, ये लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। एट हायर स्पीड, अब जब बेटा स्पीड ज़्यादा होती है इस इक्वेशन के मुताबिक v ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, द ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इन ऑन द कर्व, ठीक है। तो जो उसकी कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है, जब वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है तो इतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं लगेगी, तो गाड़ी या तो टेंजेंट चली जाएगी या टकरा जाएगी किसी चीज़ से टेंजेंटली, या उलट पुलट हो जाएगी, विच इज़ हार्डर टू अचीव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं। इफ़ कार गोइंग टू फास्ट, अगर गाड़ी बेटा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जा रही है, इट में लूज ग्रिप एंड स्किड और टर्न ओवर, ठीक है, किसी चीज़ से टकरा जाएगी या फिसल जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी या उलट पुलट हो जाएगी, ठीक हो गया, ये बात आप नोट कर लेंगे। तो अच्छा, अब इस प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, रोड की एक साइड थोड़ी नीचे रखते हैं, एक साइड थोड़ी ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि बैंकिंग ऑफ रोड से जो है वो सफिशेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ओवरकम कर ली जाए, ठीक है। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 3.6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स कंसिस्टेड ऑफ डबल टायर्स। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट की होगी, जो बड़े बड़े हैवी ट्रक्स होते हैं या बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स वगैरह होती हैं बेटा, उनमें 2 टायर भी होते हैं, सम टाइम कुछ में तो 3-3 टायर्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इसका क्या बेनिफिट है कि जो आपकी हैवी व्हीकल्स हैं ये नॉर्मली डबल टायर्स पे बेस करती हैं, सिंगल टायर लगा लें, तो आपने बेनिफिट्स बताने हैं डबल टायर्स के। डबल टायर्स के बेनिफिट्स क्या हैं जी? डबल टायर्स इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थस इंक्रीज स्टेबिलिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये मैंने आपको फ्लाई व्हील के टॉपिक में बताया था कि बेटा अगर मैस ज़्यादा या मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, जो फासला है आर वो ज़्यादा है या मैस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I=mr²। मैस ज़्यादा तो भी आई ज़्यादा, आर ज़्यादा तो भी आई क्या होगा ज़्यादा। तो डबल टायर्स होने की वजह से मैस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है, जिस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है गाड़ी की, ठीक है। द वेट इज़ सेपरेट अक्रॉस मोर टायर्स, जो उसका वेट है वो सेपरेट होता है 2 टायर्स के ऊपर, ठीक है। वाइडर द बेस हायर द स्टेबिलिटी, ठीक है, बेस वाइडर होती है, थस बेटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डबल टायर्स मोर सरफेस एरिया, डबल टायर ज़्यादा सरफेस एरिया लेंगे, थस टायर्स हैव बेटर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बेहतर लगेगी, फ्रिक्शन बेहतर लगेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेहतर मिलेगी, स्पेशली जब वो बड़ी चीज़ कहीं पर मोड़ खा रही होगी या सर्कुलर ट्रैक पर मुड़ रही होगी बेटा। डबल टायर्स हेल्प्स प्रिवेंट स्किडिंग और लूजिंग कंट्रोल बाय गिविंग बेटर ग्रिप स्पेशली इन शार्प टर्न्स। वही मेरी बात आ गई कि मैंने कहा कि सब स्पेशली शार्प टर्न्स पे गाड़ी मुड़ रही होगी तो डबल टायर्स जो हैं वो उसे स्कीडिंग से और लूजिंग कंट्रोल से बचाएंगे और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की ग्रिप देंगे, फील भी नहीं होगा ड्राइवर को या उसके अंदर सामान को कि हम इस मोड़ से मुड़ भी गए हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल टायर। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 3.7, व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ़्ट। कहता है कि भाई जब गाड़ी जो है वो टर्न करती है बेटा टूवर्ड्स द लेफ़्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड्स टू फॉल। ऑक्यूपेंट्स मीन जो पैसेंजर्स हैं उसके अंदर वो किस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो राइट की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन वाई, तो सिंपल है जी, पैसेंजर्स फील लाइक फॉलिंग टू द राइट साइड। जो पैसेंजर्स हैं जी उन्हें ऐसा लगेगा कि वो राइट साइड पर जा रहे हैं,
ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है। व्हेन अ कार टर्न्स लेफ्ट, जब गाड़ी बेटा लेफ़्ट की तरफ टर्न करती है, द पैसेंजर्स फील्स लाइक दे आर पुश टू द राइट, तो पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो राइट साइड पे क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया ये चाहता है कि मैं अपनी पोजीशन को बरकरार रखूं, जो मेरे में चेंज आ रहा है उसे मैं रजिस्ट करूं। ठीक है, द बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग स्ट्रेट, गाड़ी सीधी जा रही थी, एकदम से मुड़ी लेफ्ट पर, तो बॉडी चाह रही थी मैं सीधी जाती रहूं, टेंजेंट मूव करती रहूं, लेकिन गाड़ी कहाँ मुड़ गई, लेफ्ट पे। तो आप तो गाड़ी का हिस्सा है पैसेंजर, तो आप भी कहाँ मुड़ेंगे, लेफ्ट पे, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो टूवर्ड्स राइट क्या होगी, टिल्ट। As the car changes direction to the left, your body resists the change and keep moving straight. आपकी बॉडी चाहेगी मैं सीधा मूव करती रहूँ, which feels like falling to the right side. तो आपका ऐसा फील होगा कि आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। फिर है जी हमारे पास बेटा क्वेश्चन 3.8, Why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed towards the center? सिंपल है जी, कहता है कि जब कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन जो है ये टुवर्ड्स सेंटर क्यों डायरेक्शन रखती है। भाई पहली बात तो ये है कि सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो उसकी वजह से बेटा जो एक्सेलरेशन बनती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इट वेलोसिटी डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। बेटा जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो, तो आपने देखा है हर पॉइंट पर, अब बॉडी इस पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंट होगी, यानी कि यहाँ पर बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखें तो टूवर्ड्स लेफ्ट है, इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट टू द सर्कल टूवर्ड्स अपवर्ड है, इधर देखें तो टेंजेंट टू द सर्कल टूवर्ड्स राइट है। हर पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। टू चेंज इट्स डायरेक्शन अ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज़ नीडेड। कहता है कि आपको एक फोर्स चाहिए कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये टेंजेंट टू द सर्कल वेलोसिटी है ना, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो वेलोसिटी और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इधर देख लें 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसलिए परपेंडिकुलर का वर्ड लिखा है। सिंस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल द फोर्स मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर। कहता है कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल रहती है हमेशा, तो जो फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहेगी। इधर से देख लें तो भी सेंटर है, इधर से देख लें भी सेंटर है, इधर से भी सेंटर है, हर तरफ से सेंटर है। That is why centripetal acceleration is always directed towards the center of circle। तो बेटा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कल की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन है जी 3.9, हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस वाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। कहता है कि बेटा जो एक एस्ट्रोनॉट है जो एक रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स के साथ स्पेसशिप में गया है वो वहाँ पर वेटलेसनेस क्यों फील करता है। ठीक है, अब सिंपल है, इसके पीछे भी कंसेप्ट वेटलेसनेस इन स्पेस मैंने वैसे आपको टॉपिक भी डिटेल में पढ़ाया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में, लेकिन एक दफ़ा आंसर देख लें। इन ऑर्बिट बोथ द स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट्स आर फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। भाई देखें जब सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है तो स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इस वक्त स्पेस में है, तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है और वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो उनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बट दे आर आल्सो मूविंग फॉरवर्ड फास्ट इनफ टू कीप मिसिंग द अर्थ। ठीक है, कहता है लेकिन इसके साथ साथ वो फॉरवर्ड भी तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, दिस क्रिएट्स फ्री फॉल, तो ऐसा लगता है कि वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं, जो उनकी एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सिंस द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेसशिप फॉल टुगेदर देयर इज़ नो नॉर्मल फोर्स पुशिंग अप द एस्ट्रोनॉट। कहता है कि जो एस्ट्रोनॉट है और जिस स्पेसशिप का वो हिस्सा है वो दोनों फ्री फॉल कर रही हैं, तो फ्रीली फॉलिंग केस में कोई नॉर्मल फोर्स जो है वो नहीं लगती, तो कोई नॉर्मल फोर्स जो कि पुश करती है एस्ट्रोनॉट को वो उस पर नहीं लग रही।
विदाउट दिस फोर्स द एस्ट्रोनॉट्स फील्स वेटलेसनेस इवन थ्रू ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग। ग्रेविटी है बट अपेरेंट वेट उसका ज़ीरो है और वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। और मैंने आपको नॉर्मल फोर्स की डेरिवेशन ज़ीरो करके भी दिखाई थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टॉपिक में। तो जो बच्चा इस शॉर्ट क्वेश्चन को स्पेशली डिटेल से समझना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बेटा वेटलेसनेस का जो टॉपिक है उसे तवज्जो से एक दफ़ा सुने। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।